मैं वाकई में नहीं जानता कि जो मेरे साथ कुछ महीनों पहले हुआ उससे मैं कैसे उभरूं। मैं आधी रात को डर के मारे पसीने पसीने होकर उठता हूं और अंधेरे कमरे में उस चीज को ढूंढता हूं जो वहां है भी नहीं। मैं अपने घर के पास के दुकान पर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था। मुझे उस चीज के बहुत कम पैसे मिलते थे। जाहिर सी बात है कि मैं अपने कॉलेज के दोबारा खुलने से पहले कुछ पैसे कमाना चाहता था। एक शनिवार की रात को तकरीबन 11:45 पर मुझे पिज्जा डिलीवर करने के लिए फोन आया। मैंने अपने फोन पर उस एड्रेस को डालकर चेक किया और मैंने देखा कि वो जगह दुकान से करीब आधे घंटे दूर थी। क्योंकि 8 पिज्जा को बनाने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए मुझे उस घर तक पहुंचने में रात के 1 बज जाएंगे। मुझे इस बात को सोचकर ही आलस आने लगा कि मुझे इतनी देर तक काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे अच्छी बात यह लगी कि हो सकता है देर रात इतनी दूर इतने सारे पिज्जा डिलीवर करने के लिए मुझे अच्छी टिप मिल जाए। तकरीबन 35 मिनट बाद पिज्जा तैयार हो गए। मैंने उन्हें अपने गाड़ी में रखा और उस पते की ओर जाने लगा। मैं करीब 1 बजे वहां पहुंचा, ठीक उसी समय जो मैंने सोचा था। मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पार्क की, जिसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। मैं गाड़ी से बाहर निकलने से पहले कुछ समय तक अपनी गाड़ी में बैठा रहा और इधर उधर देखने लगा। हालांकि वो घर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उसका बगीचा बहुत ही बुरी हालत में था। जहां मैं रहता हूं वहां ज्यादा बर्फ नहीं गिरती, इसलिए घास पूरे साल बढ़ती रहती है। उस घास को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत महीनों से काटा नहीं गया है। वो पहली चीज थी जिस पर मेरा ध्यान गया। दूसरी चीज ये थी कि इतना बड़ा घर और ये एक पहाड़ी पर जंगल के बीचों बीच था, और जहां से मैं देख पा रहा था घर पर कोई नहीं लग रहा था। वहां कोई गाड़ियां नहीं खड़ी थी, घर की लाइट्स भी बंद थी, और फिर भी इस घर से 8 पिज्जा का ऑर्डर आया था। मैं अपनी गाड़ी से उतरने के लिए दुविधा में था, लेकिन आखिरकार मैं बाहर निकला और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि बस डिलीवरी देकर यहां से निकल जाऊंगा और काम खत्म। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचने के लिए साइड से जा रहा था, मैंने ध्यान दिया कि जैसा मैं सोच रहा था, घास उससे कई ज्यादा बड़ी थी। शायद इन्हें काटे हुए कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया था, क्योंकि वो मेरे घुटने तक आ रही थी, और इतनी जल्दी घास इतनी बड़ी नहीं होती। ऐसा होने में काफी वक्त लग जाता है। मैं बस उस घर की घंटी बजाने ही वाला था जब मेरा ध्यान दरवाजे पर लगे एक संदेश पर गया। डियर पिज्जा बॉय, प्लीज अंदर आ जाओ, घंटी मत बजाना, शुक्रिया। मैंने दरवाजे पर लगे उस संदेश पर कोई गौर नहीं फरमाया और घंटी बजा दी। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाजे को खटखटाया और फिर अपना कान दरवाजे पर लगाकर अंदर का शोर सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं आधी रात को उस इंसान के आंगन में खड़ा था, मेरे हाथ में 8 पिज्जा थे और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ और देर वहां ऐसे ही खड़ा रहा, ये सोचकर कि शायद कोई आएगा। आखिरकार मैंने खुद अंदर जाने के बारे में सोचा, और जैसे ही मेरा हाथ हैंडल तक गया, मुझे अचानक कुछ याद आया। कुछ हफ्तों पहले एक छोटा बच्चा जिसका नाम बिली होम्स था, दिन दहाड़े अपने घर से कुछ दूरी से अगवा हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी बुरे इलाके में नहीं रहता, तो जब बिली अगवा हुआ तो ये हमारे शहर में एक बहुत बड़ी खबर बन गई, क्योंकि हमें ऐसी खबर सुनने की आदत नहीं थी। मैंने ये सोचकर अपना हाथ उस हैंडल से हटा लिया कि इन पिज्जा को डिलीवर करना अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं पीछे मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने ही वाला था कि मैंने घर के अंदर से किसी की आवाज आते हुए सुनी, अंदर आ जाओ। वो आवाज किसी औरत की लग रही थी, पर उसकी आवाज इतनी दूर से आ रही थी जैसे वो घर के दूसरे हिस्से में खड़ी होकर बात कर रही हो। मैं दोबारा दरवाजे के पास गया और उसे खटखटाया, अंदर आ जाओ प्लीज, मैं ऊपर हूं। मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला और इस बात का ध्यान रखा कि पेपर स्प्रे मेरी पहुंच में हो, ताकि अगर मुझे उसे निकालने की जरूरत पड़े तो ढूंढने में समय बर्बाद ना हो। घर के अंदर की हालत भी बाहर के बगीचे जैसे ही थी, बिल्कुल गंदा। कूड़े के ढेर अलग अलग जगह पर पड़े हुए थे और घर की हालत ऐसी लग रही थी जैसे उसे सालों से साफ ना किया गया हो। घर की ज्यादातर बत्तियां बंद थी। जिस कमरे में मैं उस समय खड़ा था, बस उस कमरे की बिजली जल रही थी और एक सीढ़ियों के ऊपर वाली जल रही थी, जो कि मेरे दाहिने ओर थी। मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिख रहा था। मैं बस 1 मिनट में नीचे आती हूँ, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आवाज में कुछ सही सा नहीं लग रहा था। इस बात का एहसास मुझे तब नहीं हुआ जब मैं बाहर खड़ा था, पर क्योंकि अब वो आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, इसलिए मैं यकीन से कह सकता था कि वो आवाज किसी औरत की नहीं थी। खैर वो थी, लेकिन वो एक औरत नहीं बोल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी एक औरत की आवाज निकाल कर बात कर रहा था। छोड़ो ये सब, मैंने खुद से कहा।
मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकलने लगा, उस औरत ने फिर से कहा, क्या तुम प्लीज ऊपर आ सकते हो? मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूं। मेरे पास तुम्हारे पैसे हैं, ऊपर आकर ले लो। मैं जानता था कि मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन बिना पैसे लिए और 8 पिज्जा वापस लेकर आने से मेरा बॉस बहुत नाराज होता, इसलिए मैं ऊपर चला गया। मैंने दरवाजा खोला और जो नजारा मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। पूरे कमरे में बहुत सी मोमबत्तियां जल रही थी। जमीन पर एक सितारा बना हुआ था जिस पर मुझे सिर्फ और सिर्फ खून दिख रहा था। पूरे कमरे में एक बहुत ही गंदी दुर्गंध थी जिसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था और मेरी आंखों से पानी निकल आया था। उस सितारे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी हुई थी और उस पर किसी इंसान की आंतड़ियां पड़ी हुई थी और उस पर से भी खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। एक आदमी जिसने लड़कियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ था, कुर्सी पर एक बच्चे के शव को लेकर बैठा हुआ था। वो मुझे एक शैतानी मुस्कान देकर मुझे घूर रहा था और उसने कहा, मैं और मेरा बेटा एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे। कितना क्यूट है ना ये क्या बकवास है? प्लीज टेबल से अपने पैसे उठा लो। तुम्हें पता है उसे पिज्जा बहुत पसंद है ना मेरे प्यारे बेटे? ऐसा कहते ही वो उस शव को चूमने लगा और शव पर लगे कीड़े उसके मुंह पर लग गए। बिना कोई दिक्कत दिखाए वो उस कीड़ों को नाश्ता समझकर खा गया। मैं उस नजारे को देख नहीं पाया। अचानक वो आदमी उठा और मुझे देखकर उत्साह में बोलने लगा, मेरे बेटे को एक पिता की जरूरत है। क्या तुम मेरे पति बनोगे? हम एक बहुत ही खुशमिजाज परिवार बन सकते हैं। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये मरा हुआ बच्चा कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मरा हुआ कहने की? तुम्हें एक अच्छा पिता और पति बनना सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हारा पति नहीं बनूंगा। ये सुनकर मैं मुड़कर बाहर निकलने लगा। जब मैंने उसके पैरों को अपनी तरफ आते हुए सुना, मैंने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर देखा तो वो अपनी बाहें फैलाते हुए मेरी तरफ भाग रहा था और मुझे चूमना चाहता था। वो चिल्लाया, मेरे बेटे को एक पिता की जरूरत है और मुझे एक पति की। मेरे पास आओ जाने मन। मैं अपनी जान बचाकर भागने लगा। मैं जिस दरवाजे से अंदर आया था उसी से बाहर निकल गया, अपनी गाड़ी में बैठा और उसे अंदर से बंद कर दिया। वो आदमी अपने घर के आंगन तक आया और मुझे जाते हुए देखने लगा, पर हैरानगी की बात यह थी कि वो मेरे पीछे नहीं आया और धीरे से घर के अंदर चला गया। मैंने रास्ते से ही पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें इस घर के बारे में बताया और उस आदमी और मरे हुए बच्चे के बारे में भी। मुझे आज तक नहीं याद कि मैं उस दिन कैसे घर पहुंचा था। बाद में यह पता चला कि वो आदमी दिमाग से बीमार आदमी था। उसने ना ही सिर्फ एक बच्चे को मारा पर उस पर काला जादू भी किया, ये सोचकर कि वो उसे दोबारा जिंदा कर सकता है और अपना बच्चा बना सकता है। पुलिस ने उस आदमी का ये बयान सबके साथ बांटा। मैं सिर्फ एक मां बनना चाहता था और मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे सिर्फ उसके लिए एक पिता को ढूंढना था और अपने लिए एक पति को। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं एक दिन इस जेल से निकलकर अपना परिवार पूरा करूंगी। मेरे पति को कहना कि मैं उसे ढूंढकर अपना बना लूंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिंदगी भर जेल में ही रहे। अगर वो कभी भी भागने में सफल हो गया, मैं जानता हूं कि वो मुझे ढूंढने जरूर आएगा। ये सोचकर भी बहुत डर लगता है कि एक इतना बड़ा आदमी मुझे अपना पति और एक बच्चे का बाप बनाना चाहता है। मैं उन लोगों में से हूं जिसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना नहीं पसंद। मेरे बच्चे मुझसे हमेशा इस चीज के लिए चिढ़ते हैं और मुझे पुराने ख्यालात का कहते थे। चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो या बर्फ गिर रही हो, जब भी मैं खाना ऑर्डर करता हूं तो उसे लेने के लिए रेस्टोरेंट में ही जाता हूं। पर वो ये बात नहीं जानते कि ये कोई सनक नहीं है। मैं 11 साल का था और ये पहली बार हो रहा था कि मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाया जा रहा था। मेरे पेरेंट्स को हमारे घर से बस कुछ ही दूर अपने दोस्तों के घर पार्टी में जाना था और उन्हें लगा कि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि अकेले रहकर अपना ध्यान रख सकूं। मेरी जगह और कोई भी बच्चा होता तो वो पूरी रात अकेले रहने के ख्याल से भी डर जाता, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं इस बात को जानकर बहुत खुश था कि अब पूरा घर मेरा होगा और मैं जब चाहूं तब सो सकता हूं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए उस दिन खाना नहीं बनाया था और इसलिए उन्होंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। उन्होंने डिलीवरी बॉय के आने तक का इंतजार किया, पर वो बहुत वक्त लगा रहा था, इसलिए उन्हें निकलना पड़ा। पहले वो मुझे इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि मैं अकेले रहने के लिए इतना खुश हूं और बेताब हूं, तो उन्होंने पिज्जा के लिए पैसे दिए और चले गए। जैसे ही वो घर से गए, मैं टीवी के आगे कूद गया। मैंने उसकी आवाज तेज कर दी और अपने रात के कपड़े पहन लिए।
मैं जानता था कि देर रात तक मैं इसी तरह मस्ती करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले ही अपने डॉग को घर के पीछे बने उसके घर में छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स के जाने के करीब आधे घंटे बाद पिज्जा मैन पिज्जा देने आया। वो बहुत लेट था, इसलिए मैंने उसे बदतमीजी से बात की। मैं पिज्जा लेकर आया हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं? मैं घर पर अकेला हूँ और तुम बहुत लेट आए हो। मैंने बहुत चिढ़कर और गुस्से में उससे बात बोल दी। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बदतमीज बच्चे? उस आदमी ने और भी ज्यादा गुस्से में जवाब दिया। मुझे उस वक्त के बारे में ज्यादा तो नहीं याद, पर मुझे इतना जरूर याद है कि वो आदमी बहुत लंबा था या फिर उसका कद नॉर्मल था, लेकिन मुझे वैसे ही याद है क्योंकि मैं एक बच्चा था। और मुझे ये भी याद है कि वो बहुत ही पतला था। उसकी थोड़ी सी दाढ़ी भी थी जो ठीक से नहीं बनी हुई थी। उसके बाल कहीं कहीं से लंबे थे और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था तो मेरा ध्यान इस बात पर गया था कि वो अपने बाल खा रहा था। पर जैसे ही मैंने उसे वो जवाब दिया तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे मारना चाहता हो, इसलिए मैं उससे सही बर्ताव करने लगा। मुझे माफ करना, अपने पैसे ले लो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है या तुमने ये सब टीवी देखकर सीखा है? मुझे तुम्हें एक थप्पड़ मारना चाहिए। मुझे माफ करिएगा सर। मैंने उसके हाथ से अपना पिज्जा खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी अभी भी गुस्से में वहीं खड़ा था। हे, तुम क्या कर रहे हो बगड़ाल बच्चे? मैंने अभी पैसे गिने भी नहीं हैं। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगा। हाँ, उसमें सारे पैसे। मैंने अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगी तो है, अब प्लीज चले जाओ। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद वो आदमी फिर चिल्लाया। तुम्हारे बेवकूफ पेरेंट्स ने मेरे लिए टिप तक नहीं छोड़ी। अपना बदतमीज बच्चा घर पर छोड़कर गए हैं तो कम से कम वो इतना तो कर ही सकते थे। दरवाजा खोलो और मुझे मेरी टिप दो। ऐसा चिल्लाते हुए वो आदमी जोर जोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारने लगा और जब उसने देखा कि मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं तो वो अपनी लातों से दरवाजा पीटने लगा। कुछ सेकंड्स बाद जितनी जल्दी ये बात शुरू हुई थी उतनी जल्दी खत्म भी हो गई और ऐसा लगा जैसे कि वो आदमी तंग आकर लौट गया है। मैंने सबसे पहले खिड़की खोलकर उसे देखने के बारे में सोचा और जैसे ही मैंने ऐसे किया मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसके हाथ में भी कुछ था। जैसे ही मैंने गौर से देखा और मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट था तो मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। पहले मैंने सोचा कि मैं एक अलमारी में छुप जाता हूं, पर जैसे ही मैं वहां गया और मैंने इतने सारे कपड़े देखे तो मैंने अपना मन बदल लिया। उसके बाद मैं बेड के नीचे गया। हालांकि वहां छुपने से मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं हुआ क्योंकि वहां ढूंढना सबसे आसान था। इन सब के दौरान वो आदमी लगातार बैट को दरवाजे पर मारता रहा और आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ चुका था। तुम कहां हो बिगड़ैल बच्चे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा पिज्जा ठंडा हो रहा है? ऐसा कहते हुए उसने पिज्जा को अपने पैर से फेंका जो मैंने दरवाजे पर ही छोड़ दिया था और घर के सामान को उस बैट से तोड़ने लगा। तुम्हें पता है कि मेरा आज का दिन बहुत बुरा गया, पर मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूं कि तुमने अपनी बेवकूफी से मुझे यह बताया कि तुम घर पर अकेले हो। तुम बाहर मत आना क्योंकि तुम्हें ढूंढने में ज्यादा मजा आएगा। ऐसा कहते ही उसने उस अलमारी पर अपने बैट से हमला किया जहां मैंने पहले छुपने के बारे में सोचा था। जिस तरह वो उस अलमारी को बेरहमी से तोड़ रहा था, अगर मैं उस अलमारी में छुप गया होता तो मेरा पूरा शरीर कट जाता। अलमारी को नष्ट करने के बाद वो उस कमरे से सीधा घर के पिछले हिस्से में गया। शायद उसे लगा कि मैं बाहर छुपा हूं। जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोला मेरे डॉग ने उस पर हमला कर दिया। कुछ समय तक उन दोनों के लड़ने की आवाज आती रही और फिर उसके बाद कोई घर के अंदर आया और चिल्लाने लगा, वुफ वुफ। मैं बच्चा था मगर बेवकूफ नहीं, वो एक आदमी की आवाज थी। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे डॉग को कुछ हो गया है और मैं दुख अंदर नहीं रख पाया। मेरे अंदर से रोने की आवाज निकल आई। मुझे लगा कि उस आदमी ने मुझे नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ सेकंड्स बाद उसने मेरे डॉग का शव मेरे बेड के नीचे फेंका जहां मैं छुपा हुआ था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसने शैतान की तरह हंसते हुए कहा और मेरे पास आने लगा। तुम जानते हो, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं डॉग्स को पकड़ सकता हूं। उन्हें बिल्लियों की तुलना में पकड़ना ज्यादा आसान है। वो मेरे डॉग को अपने पांव से मेरी ओर धक्का देते हुए कहने लगा, प्लीज प्लीज तुम मुझसे क्या चाहते हो? पैसे लो और मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने और मेरे डॉग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं पहली बार चिल्लाते हुए उससे कहने लगा और साथ ही साथ रोने भी लगा। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बेड के ऊपर से गद्दा हटा दिया और बेड पर अपने बैट से जोर जोर से मार लगा। वो उसे तोड़ देना चाहता था और उसके नीचे मेरा दम घुट जाता। अचानक वो आदमी रुका और मुझसे बात करने लगा। इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है।
मैं बस वही कर रहा हूं जो तुम्हारे बेवकूफ पेरेंट्स ने आज तक नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है? बिगड़ैल बच्चे। प्लीज, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं कभी भी किसी से इस तरह से बर्ताव नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मैंने रोते हुए धीरे से कहा, देखो तुम फिर एक बड़े की बात के बीच में बोल रहे हो। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पर कोई विश्वास नहीं है। जब मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो फिर से बेड पर जोर जोर से मारने लगा। मैं बहुत ही घबरा गया था। बेड की लक्कड़ मुझे जगह जगह से काटने लगी। मैं सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए चिल्ला सकता था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दो लोग पीछे से आए और उन्होंने उस पागल को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। वो पागल आदमी फिर से उठा और उसने अपने हाथ में बैट ले लिया। उस बैट से उसने एक आदमी को मारने की कोशिश भी की जो मुझे बचाने आया था, लेकिन दूसरे आदमी ने उसका हाथ रोक दिया और बैट ले लिया। जैसे ही दोनों आदमी उस पागल को मारने के लिए बढ़े तो वो वहां से भाग गया। घबराओ मत, हमने शोर सुना इसलिए हम फौरन आ गए। हमने तुम्हारे पेरेंट्स को भी फोन कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें कहीं चोट आई है बच्चे? जो आदमी मुझसे बात कर रहा था वो हमारे पड़ोसी ही थे। मैंने उनकी आवाज पहचान ली थी, पर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उनकी आवाज दूर से आ रही है। और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पेरेंट्स मेरे बगल में खड़े रो रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और बताया कि मैं बेहोश हो गया था। मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर ही चोट लगी थी और मैं ठीक था। घर लौटने के कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि पुलिस को वो आदमी नहीं मिला और अगर कभी भी मुझे वो आदमी हमारे घर के आसपास दिखा तो मैं फोन करके फौरन उन्हें बुला लूं। लेकिन अब वो कभी मुझे अकेला नहीं रहने देंगे। इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया। मैंने काफी बार अपने पेरेंट्स को चुपके से बात करते हुए सुना है कि किस तरह यह आदमी पहले भी कई चीजों के लिए दोषी रह चुका है। उस रात हमारे घर आने से पहले उसकी लड़ाई एक कपल से भी हुई थी और उसकी अपने बॉस से भी बहस हुई थी। कहा गया था कि वो आदमी किसी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसके सामने उससे कमजोर आ जाए तो उसका गुस्सा उन पर निकल जाता था। उस दिन के बाद से मैंने कभी बाहर से खाना नहीं मंगवाया। जब मेरे साथ ये सब हुआ उसके बाद से जब भी मैं किसी मोटरसाइकिल की आवाज सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आदमी आ गया है। मैं बहुत डर जाता हूँ और अगर कोई मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकती तो मैं रोने लगता था। काफी साल पहले मैंने और मेरे दोस्त जेसन ने तय किया कि हम अपने स्कूल के दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी रखेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। वो हमारे स्कूल का आखिरी साल था और उसके बाद हम सब कॉलेज में जाने वाले थे, इसलिए हमने सोचा कि सबको एक बड़ी पार्टी के जरिए अलविदा कहेंगे। मैं जेसन के घर जल्दी पहुंच गया ताकि पार्टी की तैयारी में मैं उसकी मदद कर सकूं। उसका एक आलीशान घर था जो पहाड़ी पर बना हुआ था, शहर से कुछ ही मिनट की दूरी पर। डेरेक, तो आखिर तुम आ ही गए। सच बताओ, तुम सामान तो लाए हो ना? हाँ बिल्कुल, मेरे अंकल ने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, सबके लिए बहुत रहेगी। हम बियर की बात कर रहे थे। हम अभी खुद से उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए हमने किसी और की मदद की जरूरत थी। मेरे अंकल एक कंपनी चलाते थे जहां वो तरह तरह की बियर सप्लाई करते थे, इसलिए इसमें उन्होंने हमारी मदद की और हम सबके लिए ड्रिंक्स का इंतजाम कर दिया। हे डेरेक, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपनी एक सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड लूना थी। हम साथ ही बड़े हुए, एक ही जगह रहते थे और अब वो कॉलेज के लिए हमसे मीलों दूर जा रही थी। यह आखिरी बार था जब हम इस तरह से पार्टी कर रहे थे। हम अंदर गए और उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया। वो लड़की प्यारी और अच्छी थी, पर मैं उसे फौरन भूल गया। मैं दरअसल लूना के साथ रहना चाहता था। मुझे वो 8th क्लास से ही बहुत पसंद थी, पर मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। काश मैंने कह दिया होता। तो क्या तुम अपने अंकल को या उनकी कंपनी में फोन कर सकते हो? सब लोग आ रहे हैं और हमारे पास उन्हें ऑफर करने के लिए ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं है। ऐसे तो वो लोग वापस चले जाएंगे। ओह हाँ, तुम सही कह रही हो, मैंने कहा। मैं अभी उन्हें फोन करता हूं। मैं अपना फोन लेकर बाहर गया और मेरे अंकल ने मुझे जो नंबर दिया था मैंने उस पर फोन किया। थोड़ी ही देर में एक छोटा ट्रक आया और उसमें वो सब था जो हमें चाहिए था। अब लग रहा था कि कोई पार्टी चल रही है। हालांकि हमने अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मंगवाया था। तो मैं अंदर गया और मैंने जेसन से कहा कि क्या करें। ओ हाँ भाई, यहाँ कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं। मैं कुछ पिज्जाज ऑर्डर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से हम सबके लिए 20 पिज्जा काफी रहेंगे। पागल हो गए क्या? 20 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम दोनों के हाथ में ड्रिंक्स थी, तेज म्यूजिक चल रहा था और भी लोग आ रहे थे। जेसन ने बाहर जाकर खाना ऑर्डर कर दिया। करीब आधे घंटे बाद घर के बाहर एक छोटी गाड़ी आकर रुकी। वो हमारी पिज्जा की डिलीवरी के लिए आए थे।
इसलिए मैं पैसे लेकर बाहर पिज्जा लेने चला गया। जब मैंने ड्राइवर को देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। 456 पार्क रोड की डिलीवरी के लिए। शायद उसने बिल पर लिखे एड्रेस को पहचान लिया था, क्योंकि वो बिल की तरफ देख रहा था। तो तब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है, तो वो रुक गया और फिर मुझे देखने लगा। उसका नाम पियर्स डोनोवैन था। वो कुछ साल पहले हमारे ही साथ पढ़ता था, और सच कहूं तो मैंने और जेसन ने मिलकर उसकी जिंदगी नरक बना रखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो हम कर रहे हैं वो कितना गलत है। मुझे लगा कि हम मजे कर रहे हैं, पर उस रात मुझे समझ में आ गया था कि पियर्स के लिए वो सब मजाक नहीं था। एक दिन पियर्स स्कूल में बेहोश हो गया। उसके पेरेंट्स ने उसके बाद से ही उसे घर पर स्कूलिंग करवाई, और उस दिन के बाद से वो हमें कभी नहीं दिखा। वो हमेशा से दिखने में बीमार जैसा लगता था। वो बहुत ही ज्यादा पतला था, उसकी हड्डियां तक दिखती थी, और उसकी आंखें उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी थी। उसके नैन नक्श तीखे थे और उसके कान चूहे की तरह बड़े। मुझे याद है हम उसे चूहे की शक्ल वाला कहते थे। हे पियर्स, काफी वक्त के बाद दिखे, मैंने झिझकते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बहुत गंभीर था। वो मेरी आंखों में देख रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। डेरेक एंडर्स, बहुत वक्त के बाद मिले। ये तो जेसन का घर है ना? काफी बड़ी और अच्छी पार्टी लगती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो सुनने में थोड़ा डरावना भी लग रहा था। हाँ, हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, इसलिए। खैर, मेरी वजह से तुम पार्टी का मजा लेने से मत चूको। ये रहा तुम्हारा बिल, टोटल हुए हैं। वो बात करते करते रुक गया। तो फाइनली खाना आ ही गया। बहुत टाइम लगा दिया तुमने पिज्जा बॉय। जेसन घर से बाहर आया। जब उसने पिज्जा की डिलीवरी होते देखा तो वो बॉक्सेस उठाने में मेरी मदद करने लगा, पर जैसे ही वो पास आया और उसने देखा कि वो पियर्स था, तभी से सब कुछ खराब होना शुरू हो गया। वो 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 एक मिनट, क्या तुम हो चूहे की शक्ल वाले पियर्स? तुम यहां क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको, ये नहीं हो सकता। ये मत कहना कि तुम हमारे डिलीवरी बॉय हो। जेसन पहले से ही तुतला कर बोल रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने काफी पी ली थी। हाँ जेसन, मैं ही तुम्हारा डिलीवरी बॉय हूं। इसे काम करना कहते हैं। मेरे जैसे लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी तरह हम अपने पेरेंट्स के पैसों पर सिर्फ ऐश नहीं करते। जेसन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर हैरानी की बात थी कि पियर्स ने अपना बचाव किया और कुछ ही इंच की दूरी से बचता रहा। मैंने जेसन को पकड़ा और उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन वो मुझसे भी बहस करने लगा। उसने फिर से पियर्स का अपमान किया, लेकिन आखिरकार कुछ लोग पार्टी छोड़कर बाहर आए और जेसन को अंदर ले गए। हे पियर्स, मैं इन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, और स्कूल में तुम्हारे साथ हमने जो मजाक किया उसके लिए भी। मुझे खुशी है कि अब तुम्हारे पास नौकरी है। और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। बस इन पिज्जा के पैसे दे दो डेरेक, मुझे आज रात और भी डिलीवरीज करनी है। मैंने वही किया जो उसने कहा। वो गाड़ी में बैठा और चला गया। कुछ लोगों ने बॉक्सेस अंदर ले जाने में मेरी मदद की। हम सब ने पिज्जा खाया, ड्रिंक्स पी और कुछ देर तक मस्ती की। आधी रात के करीब सारे घर की लाइट चली गई। जेसन अब तक सो रहा था, पर हम उसे उठाने में कामयाब हुए। आखिर ये उसका घर था, इसलिए उसी को चेक करना पड़ता कि लाइट कैसे वापस आ सकती है। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसका दिमाग खुल गया था, इसलिए हम बाहर गए। वो देखो वहां, वो नीचे डेविडसन्स का घर है। उनकी लाइट तो आ रही है। कुछ ही दूरी पर एक घर था, एक और बंगला, जिसके आसपास पेड़ थे और वहां से रोशनी आ रही थी। आओ चलकर फ्यूज चेक करते हैं। और ये क्या तुमने ये देखा? घर के बाहर की पार्किंग में एक छोटी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके ड्राइवर सीट वाला दरवाजा खुला हुआ था। ये गाड़ी उस पिज्जा स्टोर की थी जिसने हमें कुछ देर पहले पिज्जा डिलीवर किए थे। हाँ, मैंने अब देखा, पर ये गाड़ी यहां क्या कर रही है? चलो चलकर देखते हैं। अगर वो चूहे की शक्ल वाला अगर वो वापस आया होगा तो मैं इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं और सबक सिखाकर ही रहूंगा। हम कार के पास गए और उसे ठीक से चेक करने लगे। उसके अंदर देखने के लिए हमने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली, और तभी हमने घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी। जेसन और मैं अंदर की ओर भागे। सभी लोग अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करो। कौन चिल्लाया? क्या हो रहा है? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। जेसन ने अपने फोन की लाइट किचन के काउंटर की तरफ घुमाई। वो लूना थी। उसे गले पर चाकू मारा गया था और उसका खून जमीन पर बह रहा था। उसने दम तोड़ दिया था। हमारे आसपास खड़ा हर शख्स चिल्लाने लगा और डर में दरवाजे की ओर भागने लगा, पर अब वो बंद था और कोई उसे खोल नहीं पाया।
जब सब खौफ में चिल्ला रहे थे तभी हमने एक आवाज सुनी, मैंने अपने स्कूल की आखिरी 2 साल तुम्हारी वजह से गवा दिए। मैं कॉलेज नहीं जा सकता और मुझे नौकरी करनी पड़ रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमने आसपास देखा और सीढ़ियों पर पियर्स बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। वो हमारी तरफ ही देख रहा था। तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उस समय जेसन फिर से पियर्स की ओर गुस्से से बढ़ा, लेकिन इस वक्त पियर्स तैयार था। वो जेसन के द्वारा किए गए हमले से बचा और उसने जेसन के पेट में चाकू घोंप दिया। जेसन दर्द में कर्राते हुए जमीन पर गिर गया। सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। मैंने अपने हाथ में एक बॉटल ली और उसे जोर से पियर्स की ओर फेंका। वो जाकर सीधा उसके चेहरे पर लगी। उसकी नाक से खून निकलने लगा और वो दर्द में पीछे की ओर गिर गया। मैंने जेसन को उठाने में मदद की और उसे उस कमरे से बाहर ले गया। मैंने हम दोनों को एक बाथरूम में बंद कर दिया। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। पियर्स अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डेरेक, 911 पर फोन लगाओ जल्दी। मैंने वैसे ही किया। जब ऑपरेटर ने फोन उठाया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पियर्स ने अब दरवाजा पीटना बंद कर दिया था, पर हम बाहर निकलने में बहुत डरे हुए थे। कुछ मिनटों बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। हमारे चिकित्सा के लिए भी सब लोग समय पर पहुंच गए थे। वो लोग जेसन को फौरन हॉस्पिटल ले गए। वो मरने ही वाला था, उसका बहुत खून बह चुका था, लेकिन जल्द से जल्द की गई सर्जरी की वजह से वो बच गया। पुलिस ने पियर्स को पकड़ लिया और उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस के मुताबिक पियर्स कई बार दिमागी इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। वो काफी दिमागी तौर पर बीमार था और अपनी जिंदगी के हर बुरे वक्त के लिए उसने हमें दोषी ठहराया था। इसलिए जब उसने हमें अपने सामने देखा तो उसका दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया और उसने हमें चोट पहुंचाने का फैसला किया। उसने सिर्फ लूना का कत्ल किया क्योंकि वो जानता था कि इससे मुझे कितना दुख होगा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि मैं उससे प्यार करता था। उसने जेसन को मारने की कोशिश की क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा पियर्स को परेशान करता था। इस बात को अब साल बीत गए हैं। जेसन अब एंटी बुलिंग का वकील बन गया है और मेरी भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं शहर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं, पर मैं उस भयानक रात को कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैंने अपने प्यार को खो दिया और अपने सच्चे दोस्त को खोते खोते बच गया।